फेमा। तो अब जो पार्ट देख रहे हैं वो है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इन फेमा, जो हम लोग ओडीआई नॉर्म्स में देखते हैं। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इन ओडीआई, आई थिंक उधर ही है रिमोट। ओडीआई या ओआई, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इन ओडीआई या ओआई। ठीक है, पहली चीज ये लोग क्लियर करते हैं कि जो भी रिपोर्टिंग होगी वो सारी की सारी रिपोर्टिंग हम लोग ऑथराइज डीलर बैंक को ही करेंगे। आरबीआई में डायरेक्टली रिपोर्टिंग कुछ नहीं करनी है। आप सारी रिपोर्टिंग अपने उस बैंक को ही करोगे जहां से आप इंडिया के बाहर पैसा भेज रहे हो, बराबर। इसलिए मैंने कल के एग्जाम्पल में आपसे बोला था कि हम लोग बोर्ड मीटिंग में बैठे हैं और हमें एक डेजिग्नेटेड बैंक चाहिए, जैसे एचडीएफसी था, आईसीआईसीआई था, कोटक था, एक्सिस था, ओके, और एसबीआई। हमारे एमडी ने डिस्कस किया, ये डिस्कस किया, और फाइनली हमने एचडीएफसी को फाइनलाइज किया। अब याद रखना, रिपोर्टिंग यानी डेजिग्नेटेड बैंक्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैंने दुबई के लिए एचडीएफसी को फाइनेंस डेजिग्नेट किया है तो मेरे दुबई का सारा ट्रांजैक्शन उसी बैंक से होगा, बराबर। अगर सिंगापुर से मैं अभी ट्रांजैक्शन करना चाहता हूं तो फिर से मेरे पास 5 ऑप्शन है। अब इन पांचों में से किसी एक को डेजिग्नेट करो। आप चाहो तो वापस से एचडीएफसी को भी कर सकते हो, नहीं तो सिंगापुर के लिए आप आईसीआईसीआई बैंक रखना चाहो वो भी चलेगा। डिफरेंट कंट्रीज कैन हैव डिफरेंट डेजिग्नेटेड बैंक्स, ओके। और यू कैन हैव वन बैंक फॉर ऑल द ओवरसीज ट्रांजैक्शन ऑल्सो। आरबीआई ने दोनों अलाउ किया, लेकिन एक बार एक बैंक को डेजिग्नेट कर दिया तो आप बार बार बैंक चेंज नहीं कर सकते बिना आरबीआई को इन्फॉर्म किए। ठीक है, दूसरी बात, जो भी फंडिंग ओवरसीज आएगी, आपके पास 5 बैंक थे जिसमें आपने एचडीएफसी को डेजिग्नेट किया था, तो आप दूसरे ब्रांचेस में पैसा नहीं ले सकते और ना ही दे सकते हो। सारा पैसा ओवरसीज फिर उसी डेजिग्नेटेड ब्रांच के बैंक से जाएगा, ओके। इस चीज का ध्यान रखना ओडीआई नॉर्म्स में, क्योंकि हर एक बैंक का एक यूआईएन जनरेट होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है अपने लिए, ओके। सारा ट्रांजैक्शन के टाइम पे यूआईएन कोड करना जरूरी है, स्पेशली रिपोर्टिंग्स के टाइम पे। ठीक है, अब रिपोर्टिंग क्या करनी है, तो रिपोर्टिंग, फर्स्टली रिपोर्टिंग्स shall be through designated authorized dealer bank. So all reporting shall be through designated authorized dealer bank. ठीक है, secondly, reporting shall include, or reporting shall include following. सो रिपोर्टिंग में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने का, रिपोर्टिंग में इस चीज़ का ध्यान रखने का कि आपका जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है वो कितना था। ठीक है, जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है कितना था। सो पहले तो ध्यान रखने का, फाइनेंशियल कमिटमेंट। ठीक है, तो पहले ध्यान रखने का फाइनेंशियल कमिटमेंट, दैट इज all FC shall be calculated and reported
at time of sending outward remittances or making financial commitment whichever is earlier. ठीक है. सो जब भी आप इंडिया के बाहर पैसा भेजते हो तो आपके जितने भी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है वो सारे रिपोर्ट होंगे उस दिन. मतलब आज से पहले जितने भी आउटस्टैंडिंग है वो भी. या फिर जब भी आप इंडिया के बाहर किसी को फाइनेंशियल कमिटमेंट करते हो कि मैं पैसा भेजूंगा, तो उस टाइम पे जो एप्लीकेशन फाइल करते हो उस टाइम पे भी सारे फाइनेंशियल कमिटमेंट जो आउटस्टैंडिंग है वो सब रिपोर्ट होंगे. तो याद रखना, फाइनेंशियल कमिटमेंट जब भी रिपोर्ट होंगे सब रिपोर्ट होंगे. ओके, यू कैन नॉट बी रिपोर्टिंग कि सर मैंने इतना कमिटमेंट किया है तो मैं इतना बता रहा हूं. ओके, तो इट इज लाइक दिस कि क्लियरली बोला हुआ है कि जैसे अगर किसी बच्चे को आपने एक चॉकलेट सैंक्शन की है कि पर डे 1 चॉकलेट, लेकिन सेकेंड डे आया तो सेकेंड डे को 1+1, थर्ड डे आया तो अभी तक तेरे पास जितनी आउटस्टैंडिंग है सब बता, तो 1 मोर. ओके, तो इन शॉर्ट आपका पिछला जो भी रिपोर्टिंग है वो सब चाहिए. कितना आया, कितना पैसा रिपोर्ट हुआ है, कितना अभी तक आपका रिडीम हो गया है, कितना बाकी है, सब. एग्जैक्टली, यानी जितना आपका आउटस्टैंडिंग आज दिख रहा है उस फाइनेंशियल ईयर का आउटस्टैंडिंग का पूरा डेटा चाहिए मेरे को. हाँ, ये सिर्फ एक ही बाइफर्केशन में जाता है, वो फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर. ठीक है. दूसरी चीज रिपोर्टिंग में ध्यान रखने का कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, इंडिया के बाहर जो है ना, अपना शेयर्स, अपने डेट मार्केट्स वो सब खत्म कर देते हैं, रिडीम करते हैं या शेयर्स बेच डालते हैं. उसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट्स. ओके, तो दिस इन्वेस्टमेंट्स. सो अगर आपने इंडिया के बाहर डिसइन्वेस्टमेंट्स कर लिया है, सो एनी डिसइन्वेस्टमेंट्स shall be reported in 30 days. So this investment has to be reported in 30 days. Any restructuring ओके, चलो मैं रिस्ट्रक्चरिंग अलग से लिख देता हूँ, इसमें नहीं लिख, अलग से लिख देता हूँ सी पॉइंट बना के. TRUCTURI. So any restructuring shall be reported in 30 days. ठीक है. सो डिसइन्वेस्टमेंट्स 30 डेज में रिपोर्ट होंगे, रीस्ट्रक्चरिंग 30 डेज में रिपोर्ट होंगे. ठीक है. अब आता हूं रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांसफर्स. ट्रांसफर्स रिपोर्टिंग. ठीक है. अगर आपके पास इंडिया के बाहर आपने ओडीआई कर रखा है, ओडीआई कर रखा है तो डेफिनेटली आपके पास शेयर्स होंगे. शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, तो अगर आपने वो शेयर्स ट्रांसफर किए हैं तो 60 डेज में आरबीआई बोलता है उसकी रिपोर्टिंग हमें दो कि आप अब शेयर होल्डर रहे हो कि नहीं रहे हो, या पार्शली हो कि फुल्ली हो, कैसे, व्हाट पोर्शन हैव यू ट्रांसफर्ड. ठीक है. सो दैट मीन्स पीआरआई shall report investments or transfers
in 60 days from end of each half year, end of each half year, that is September end and March end. ठीक है, but above does not include transfers of OPI. ठीक है, सो अगर PRI दैट इज आप इंडियन हो, इंडिया के बाहर कोई भी शेयर्स एक्वायर करते हो, ट्रांसफर करते हो, 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर यू हैव टू सेंड मी द रिपोर्ट्स. ठीक है, एंड अगर आप किसी इंडिया के बाहर की कंपनी में काम करते हो और आपको मिला है ESOPs, स्वेट इक्विटीज, ओके, वो इंडिया के बाहर की कंपनी में काम करने की वजह से मिल रहा है, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो भी रिपोर्ट करो. So that is another one, E1, that is called employee ESOS या फिर sweat equity. Okay, so provision says that PRI receiving employee stock options or sweat equity or share-based benefits shall report the nature of holding and details of overseas branch or office where he or she is employee or director. Okay, ठीक है, सो ये रिपोर्टिंग आ जाती है अगर आपको स्टॉक ऑप्शंस. एंड लास्टली APR एन्युअली. ठीक है, अब ये APR क्या है, इसको बोलते हैं एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट. एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको ऑडिटेड, दैट इज जो भी कंपनी इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट्स करती है उनको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के थ्रू एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट चाहिए या सर्टिफिकेट फ्रॉम ओवरसीज चाहिए. अगर आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं लगता है तो कि जो आपने इन्वेस्टमेंट्स किया है वो सच है और सच के सिवा कुछ नहीं है, वो बोनाफाइड है, उसके अंदर कोई हवाला, कोई झूठ, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया हुआ है, वो एक्चुअली किसी बिजनेस में है. ठीक है, सो यहां पर एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट APR shall be certified by a CA or
statutory auditor and statutory auditor before it is filed by PRI to AD Bank. हाँ नहीं, दोनों में एक फ़र्क है. Statutory auditor means auditor which is appointed by the company. If you don't have a statutory auditor, then get a practicing CA. Okay? So इस तरह से रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स लगती रहेगी. Got it? Clear? लिख लिया? Okay, so just a quick recap. Reporting requirements. Well, all reports has to be done to the designated banks. फाइनेंशियल कमिटमेंट, भाई आपके जितने भी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है, जो भी है, जब तक कैलकुलेट किए गए सारे के सारे फाइनेंशियल कमिटमेंट्स रिपोर्ट करने पड़ेंगे रेगुलरली. जो अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स का डिसइन्वेस्टमेंट्स किया है तो 30 डेज के अंदर उसकी रिपोर्टिंग होती है. अगर आप रीस्ट्रक्चरिंग करते हो तो 30 डेज में उसकी भी रिपोर्टिंग करना कंपलसरी है. ट्रांसफर रिपोर्टिंग की जहाँ तक बात करूँ तो PRI शेल रिपोर्ट एनी काइंड ऑफ ट्रांसफर विच हैज बीन मेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी सितंबर एंड और मार्च एंड के बाद 60 डेज के अंदर. ESOP, स्वेट इक्विटी या फिर शेयर बेस्ड बेनिफिट्स अगर आपको इंडिया के बाहर से मिलते हैं तो आपको कौन से ऑफिस से मिले हैं वो रिपोर्ट करो, और आप वहां पे क्या हो, एम्प्लॉय हो या डायरेक्टर हो, वो रिपोर्ट करो. प्लस एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट की बात करो तो हर एक इंडियन एंटिटी जो इंडिया के बाहर दैट इज फंड्स भेजती है, उसको अगर उनका खुद का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो उनसे, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट लेना होगा कि हमने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किया है उसकी डिटेल्स पूरी तरह ये रहेगी. ठीक है, वो आपको आपके ऑथराइज डीलर बैंक को सबमिट करनी है ताकि RBI को वो सूटेबली पहुंच सके. ठीक है. अच्छा, एक चीज याद रखना, रिपोर्टिंग करने में जितना डिले करोगे, डेली डिले फाइलिंग फीस लगती है. ओके, डेली डिले यानी हर दिन की फीस है, तो वो रिपोर्टिंग के रिक्वायरमेंट्स में ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि डिले अल्टीमेटली इज अ कॉस्ट टू द कंपनी, एंड वॉट एवर इज अ कॉस्ट टू द कंपनी वो कंपनी सेक्रेटरी के गले में आता है, क्योंकि MD पूछता है ये चल क्या रहा है, वाई आर यू डीलिंग द थिंग्स. ओके, अगर यू हैव नो सूटेबल रिप्लाई, सैलरी से कट जाएगा. तो इस चीज का ध्यान रखने का कि डेली डिले कॉस्टिंग होती है, तो इस चीज का लेट करने का कोई चांस मत रखना. ठीक है. कुछ चीजें पहले हैं, कुछ चीजें बाद में. जैसे फाइनेंशियल कमिटमेंट आपकी रेडी होती है एप्लीकेशन के साथ, लेकिन एनुअल परफॉर्मेंस ईयर के एंड में आता है. यस, तो कुछ चीज़ें पहले, कुछ चीज़ें बाद में. ठीक है, फाइन. तो इस तरीके से रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी मीट हो गई. ओवरसीज IFSC हो गया, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स मीट हो गई. व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन ऑन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स अंडर FEMA. ठीक है, एंड ठीक है, ये लास्ट पार्ट बचा, दैट इज रिस्ट्रिक्शंस अंडर फाइनेंशियल कमिटमेंट और ट्रांसफर इन FEMA. So the last part to discuss is restrictions or prohibitions on overseas investments under FEMA. So restriction or prohibition on overseas investments in FEMA. Okay. ठीक है, चलो एक एक करके समझते हैं. एक है डिले रिपोर्टिंग. इसमें RBI क्या कहता है? RBI ये कहता है कि अगर किसी इंडियन एंटिटी की रिपोर्टिंग में डिले हुई है
तो वो कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट तब तक नहीं कर सकता या फंड्स तब तक नहीं भेज सकता जब तक रिपोर्टिंग कंप्लीट ना हो जाए। ओके क्योंकि हर रिपोर्टिंग में एफसीज पूरा रिपोर्ट करना है। अगर आपने पिछला वाला ही रिपोर्ट नहीं किया है तो इसका मतलब आप दूसरा जोड़ोगे कैसे, बराबर। सो ये पॉइंट एकदम क्लियर कर दिया गया है कि पीआरआई who made financial commitment shall not make any further financial commitment till delay in reporting is regularized। ठीक है, तो जिसने भी फाइनेंशियल कमिटमेंट कर रखा है वो जब तक पहला फाइनेंशियल कमिटमेंट ठीक नहीं करता तब तक नहीं चलेगा। ओके, delay in reporting is regularized and secondly, ठीक है, आरबीआई ने कहा है कि ऑथराइज डीलर बैंक डील, हाँ बोलो। So इसका मतलब हुआ कि PRI who made the FC shall not make any further FC till the delay in reporting is regularized and जो भी ऑथराइज डीलर बैंक है वो इंडिया के बाहर फंड्स भेजेगा ही नहीं जब तक पहले की रिपोर्टिंग कंप्लीट ना करो। वो भी आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन डाल रखा है कि ऑथराइज डीलर बैंक shall not facilitate any remittance outside India so any remittances outside India until delay in reporting is regularized। ठीक है, दूसरी चीज जहां पे आरबीआई बात करता है वो है रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशंस और प्रोहिबिशंस। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशंस। ठीक है, आरबीआई कहता है दैट इज no PRI shall make ODI in foreign entity engaged in। ठीक है, सो आप इंडिया के बाहर कहां पे पैसा नहीं लगा सकते? एक, रियल एस्टेट एक्टिविटी में। दूसरा, गैम्बलिंग बिजनेस एंड financial products or other dealing in financial products। okay, which are disapproved by RBI। ठीक है, सो इंडिया के बाहर कई लोग हैं ना, वो मार्केटिंग स्कीम चलाते हैं,
कलेक्टिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट स्कीम चलाते हैं, आप 2 कस्टमर्स ला के दो, आप इतना इन्वेस्टमेंट्स करवा के दो, आपको इतना परसेंटेज मिलेगा, ये वो इंडिया में भी चलती थी। तो ऐसे स्कीम्स के अंदर इस प्रोडक्ट्स को एनकरेज नहीं करने के लिए आरबीआई ने कई सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिसअप्रूव कर रखे। तो अगर ऐसी स्कीम में अगर आपका इन्वेस्टमेंट जाता है तो आरबीआई उसको रोकता है। ठीक है, क्लियर। अब आता हूं तीसरे पार्ट पे, दैट इज कॉल्ड, जो इंडिया के बाहर स्टार्टअप्स हैं उसके लिए। थर्ड पार्ट, स्टार्टअप्स। ठीक है, सो यहां पर आरबीआई कहता है कि पीआरआई, अगर किसी फॉरेन स्टार्टअप्स में ओडीआई करता है, ठीक है, पीआरआई इज डूइंग ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन फॉरेन स्टार्टअप्स। ठीक है, तो उसके लिए कुछ चीजें ध्यान रखने का, एक तो लॉ ऑफ होस्ट कंट्री must permit okay investments shall be made on accrual basis through banks that is as much as required. Accrual basis through banks. Okay. Funds shall be from own funds of PRI. ठीक है, सो अगर आप स्टार्टअप्स की तरफ इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो इन बातों का ध्यान रखने का, एक तो होस्ट कंट्री इस तरह के स्टार्टअप्स को अलाउ करता है। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट जो भी आप इंडिया के बाहर करोगे वो अक्रूवल बेसिस पे, इसका मतलब सामने वाले की जितनी भूख है उतना ही खाना दो। अगर उसको इस समय थोड़ा पैसा चाहिए तो थोड़ा दो, ऐसा नहीं है कि उसको चाहिए 10 लाख और आप ले लो बेटा 1 करोड़, तो ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर। एंड द फंड शैल बी फ्रॉम द ओन फंड्स, जो पैसा आपके पास है उसी में से ही। स्टार्टअप्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में कोई सिक्योरिटी फ्लो करके पैसा कलेक्ट करके नहीं भेजना है, आपको अपने ही पैसों को इंडिया के बाहर भेजना है, इस चीज का ध्यान रखना है। इसलिए पापा कंपनी कैन आस्क यू टू डू अ स्टार्टअप आउटसाइड इंडिया, तो पापा कंपनी अपने पैसे भेजने वाली है, ना कि वो दूसरों से उधार लेके पैसा भेजने वाली है, इस चीज का ध्यान रखने का। ठीक है, एंड another restrictions, another kind of restriction, limitation on subsidiary layers. So यहां पर लिमिटेशन ऑन सब्सिडरी लेयर्स, ठीक है, यहां पे आरबीआई कहता है कि इंडिया में एक लॉ है, जिस लॉ के हिसाब से आप एक लिमिट से ज्यादा सब्सिडरी नहीं बना सकते। किसी को याद है कुछ लॉ? यू कैन नॉट हैव सब्सिडरी बियॉन्ड 2 layers,
ठीक है। तो उसके हिसाब से आरबीआई कहता है दैट पीआरआई ओके विच इज अ कंपनी that is cannot make financial commitments in foreign entity which may have invested in India, resulting into structure of more than two layers of subsidiary. Okay, more than two layers of subsidiary. ठीक है। The above restrictions will not apply to banking company, then NBFCs registered with RBI, then insurance company, and government company. Done? Okay, complete this. कर लो हो गया। चल, तो इसमें अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है, से फॉर एग्जाम्पल ये अगर इंडियन कंपनी है, ये है इंडियन कंपनी, इसके अंदर आप पहले लेयर पे सब्सिडरी 1 और दूसरे लेयर पे सब्सिडरी 2 ये आप आराम से रख सकते हो। दैट इज कॉल्ड लेयर 1 एंड लेयर 2। ठीक है, तो ये अपने आप में सही है। दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन। वैसे ही अगर एक इंडियन कंपनी है, ओके, अगर एक इंडियन कंपनी है और ये इंडियन कंपनी अपने पास एक फॉरेन सब्सिडरी रखती है और एक इंडियन सब्सिडरी 1 और एक फॉरेन सब्सिडरी 1, तो भी चलेगा। इस इंडियन सब्सिडरी की एक सब्सिडरी है S2 और इस फॉरेन सब्सिडरी की भी एक सब्सिडरी है FS2, तो भी चलेगा। इट इज स्टिल अ गुड कॉम्बिनेशन, कोई इश्यू नहीं, क्योंकि 2 लेयर से ज्यादा नहीं है। सेम लेयर पे आपको जितनी चाहिए रख सकते हो, इसलिए मेरे सेम लेयर पे 2 आ गई लेयर 1 पे,
सेकेंड लेयर पे 2 आ गई, ओके, बट स्टेप डाउन लेयर पे 2 से नीचे नहीं। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। चलो, ये मेरी इंडियन कंपनी, ठीक है, ये है इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी ने बनाई है एक सब्सिडरी, सब्सिडरी 1, ठीक है, सब्सिडरी 1। सब्सिडरी 1 ने बनाया दूसरी एक सब्सिडरी, फॉरेन सब्सिडरी, ओके, फॉरेन सब्सिडरी FS1, और इंडियन सब्सिडरी एक और सब्सिडरी बनाया S2। फॉरेन सब्सिडरी अपनी एक सब्सिडरी बना रहा है इंडिया में, इंडिया में या S3, ये इंडिया में बन रही है, ठीक है। RBI कहता है ये चीज गड़बड़ है, क्योंकि ये सेकेंड लेयर के नीचे उतर रहा है, ठीक है। यहां तक आपका लेयर 1 था, यह आपका लेयर 1 था, यह आपका लेयर 2 था। अगर आपका लेयर 2 के नीचे कुछ चीज उतर रही है, आरबीआई कहता है वो गड़बड़ है, उस चीज को अलाउ नहीं किया जाएगा। समझ में आया? व्हाट इज द लेयर 1, लेयर 2? तो एक इंडियन कंपनी 2 लेयर्स तक सब्सिडरी रख सकती है, ओके। बाकी इसको डिटेल पार्ट आप कंपनी लॉ में पढ़ोगे, होली ओन सब्सिडरी या सब्सिडी विद अ फॉरेन एंटिटी, उसके भी तरीके होते, बट ओके, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 2 लेयर्स। अगर आपके पास सेम लेयर्स पे सब्सिडरी है चलेगा, सेकेंड लेयर्स पे भी सेम पे सब्सिडरी चलेगा, लेकिन अगर वो लेयर्स के बेस को एक बार क्रॉस कर दिया, वहां पे रुक जाएगा, वहां पे रुकना पड़ेगा, ओके। सो ऐसा इन्वेस्टमेंट्स में मत करना कि आपकी सब्सिडरीज 2 लेयर्स के बाहर इंडिया में हो जाए। इंडिया के बाहर आपको जितनी सब्सिडरीज रखनी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। आप फॉरेन में 12 रखो, 13 रखो, जितनी रखनी है रखो, लेकिन इंडिया में 2 लेयर से ज्यादा सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? दैट इज अलाउड। Yes, anything which you are investing in a foreign country is different, because that is covered by the investments in foreign countries. Okay? इंडिया में 2 लेयर से ज्यादा नहीं, इसलिए मैं बोला कि ये 1, 2, 3, ये तीनों लेयर्स इंडिया में। You invested in foreign country and the foreign country is investing in your country. Okay? Clear? ठीक है। सो यहां पर ये सारे पार्ट्स में अभी जो आपने समझा वो ये था कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। एक तो डिले इन रिपोर्टिंग, कि अगर पीआरआई हु हैज मेड द फाइनेंशियल कमिटमेंट, they shall not make any FC till the delay reporting is regularized. An authorized dealer will not facilitate any kind of remittances, okay, outside India जब तक रिपोर्टिंग रेगुलराइज नहीं होती। रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशंस में हमने ये भी पढ़ा कि नो पीआरआई कैन मेक अ एंटिटी इन रियल एस्टेट सेक्टर, गैम्बलिंग बिजनेस, या ऐसे किसी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स में जिसको आरबीआई ने डिसअप्रूव कर रखा है। स्टार्टअप्स के बारे में हमने ये भी पढ़ा कि ओडीआई अगर आप फॉरेन सेटअप में करते हो, फॉरेन स्टार्टअप, तो ये चेक करना होस्ट कंट्री उसको अलाउ करती है, ये चेक करना जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है वो अक्रूवल बेसिस, यानी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे, एंड द फंड्स हैज टू बी रेमिटेड फ्रॉम देयर ओन फंड्स, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। लिमिटेशंस के बारे में बात करें तो यू कैन नॉट मेक अ फाइनेंशियल कमिटमेंट इन अ फॉरेन एंटिटी विच मे बी इन्वेस्टेड बैक इन इंडिया रिजल्टिंग इन मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी, ओके। हाँ, ये रिस्ट्रिक्शन किसी भी बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, इंश्योरेंस कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी को नहीं लगता है, ओके। उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल नहीं है, ओके। और ये था एग्जांपल ऑफ 2 लेयर्स का। समझ में आया सबको? विद दिस ओडीआई का चैप्टर गॉट ओवर। यहां पर आके ओडीआई चैप्टर गॉट ओवर, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट तो अभी हमने डिस्कस किया था, व्हाट वाज द एक्विजिशन और ट्रांसफर्स वाला नाउ, ठीक है। सो इसके साथ साथ अब मेरे पूरे लिमिट्स के अंदर क्या क्या चीजें कंप्लीट हो गई हैं।